गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं वो हम क्वेश्चन बैंक का पिछले क्लास में आपको बताए थे कि क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेके और 2019 तक जो आप प्रश्न अभी तक आप लोगों से पूछा गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद, और लिखना किसको किसको है, मात्र 2 टॉपिक से। टॉपिक बता दिए थे, टॉपिक बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आज तक आपको हमने पढ़ाया है उससे आप कितना सीखे हैं उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा जब तक कि आप क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइएगा। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं या वीडियो नहीं देख रहे थे उनका भी क्लियर हो जाएगा। आखिर इसका ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत है, उस तमाम चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेना नहीं है आपको, केवल इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोलंबियन फोर्स इज, 2009 का क्वेश्चन है। कोलंबियन फोर्स इज, कोलंबियन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताए थे, कूलम्ब साहब ने बताया था कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स एक्टिव होगा उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे, और इसी को कोलंबियन फोर्स कहा जाता है। तो 2 चार्ज को हम लोग लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कब समझा देते हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज आपका Q2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, R है। तो अब बताइए कि जो फोर्स उत्पन्न होगा तो इसी दोनों के बीच होगा कि इससे बाहर होगा और इससे बाहर होगा, दोनों के बीच में। क्लियर है। तो दोनों के बीच, तो बीच का अंग्रेजी क्या होता है, सेंट्रल। बीच का अंग्रेजी क्या होता है, सेंट्रल। इसीलिए कोलंबियन फोर्स को आप लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। कोलंबियन फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। और 2 चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोले हैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इससे जो फोर्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है। यानी कि अब इसका तीसरा नाम क्या हो सकता है, इसका तीसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका तीसरा नाम आप दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सेंट्रल फोर्स, है ना। या आप इसको चौथा नाम भी आप दे सकते हैं। चौथा नाम क्या दे सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स मतलब यहां से आपके चार ऑप्शन तैयार हो सकता है। बात समझ में आया। तो अब इसका जो आंसर दिया हुआ है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो नहीं दिया है, लेकिन आप सी में देखिए कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स किसको कहा जाता है, कोलंबियन फोर्स को कहा जाता है। इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट और सही ऑप्शन होना चाहिए ये तो होगा ही, ए भी होगा, और इस दोनों के मिला के दिया है बोथ ए एंड बी। तो कहने का मतलब इसका जो सही आंसर होगा, ये सेंट्रल फोर्स तो हुआ ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हुआ, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में दिया है ए एंड बी, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आया बात, क्लियर हो गया। चलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे देता कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स और यहाँ पर दे देता डी में ऑप्शन ए बी एंड सी, तो आंसर क्या होता, डी सही होता। बात समझ में आया। अगर मान लीजिए कि केवल सेंट्रल फोर्स रहता, केवल सेंट्रल फोर्स रहता और तीनों ऑप्शन अलग रहता तो आंसर क्या होता, केवल सेंट्रल फोर्स होता। मान लीजिए केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता और बाकी सब अलग अलग ऑप्शन होता तो केवल क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए एक क्वेश्चन तो बना के दिखा दिए
इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसी में क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो कूलम्बियन फोर्स के कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, पूछा जा सकता है कि नहीं? और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आपका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ कूलम्बियन फोर्स बताइए, कूलम्बियन फोर्स का यूनिट बताइए। तो क्या लिखिएगा? देखिए, दो ऑप्शन हो सकता है। कूलम्बियन फोर्स का जो यूनिट होगा वो आपका क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो उसका न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया? कूलम्बियन फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तीसरा कुछ नहीं पूछा जा सकता था। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग आते हैं 2 नंबर। ये पहला तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 2 नंबर पे आते हैं। इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग। देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। समझ गए? तो इक्विपोटेंशियल जो होगा वह किसके अलोंग होगा? देखिए, अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पता था। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन कितने होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इस प्लेन को आप बोलोगे एक्स एक्सिस, इसको बोलोगे वाई एक्सिस और इसको बोलोगे जेड एक्सिस। क्लियर? तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपका देखिए, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इधर एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर होगा? पोटेंशियल मतलब उसकी जो क्षमता होगी वो किधर होगी? तो इधर होगा। तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस में रहेगा तो क्या लिखेंगे? वाई जेड प्लेन में। अगर वाई एक्सिस में रहेगा तो क्या लिखेंगे? जेड एक्स या एक्स जेड। जेड में रहेगा तो क्या लिखेंगे? बात समझ में आया? जिसका रहेगा उसको छोड़ के आप बाकी दोनों है उसके अलोंग कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? तो अब बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या चाहिए? एक्स वाई प्लेन होना चाहिए? नहीं होगा। यहाँ पर एक्स जेड होगा? नहीं सर। क्या होगा? वाई जेड। स्पष्ट हो गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाई जेड प्लेन। क्लियर? समझ में आ गया? अब तो कोई भी प्लेन रहेगा उसका हम छोड़ के बाकी का निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? आइए तीसरा नंबर पर देखते हैं। इफ एल बी द इंडक्टेंस, एल को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि उसका एक्सप्लेनेशन आपको करने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब आप देखिए एल क्या है? एल को क्या पढ़ते हो? एल को इंडक्टेंस पढ़ते हो। इंडक्टेंस का फोटो कभी देखे आप लोग? नहीं देखे, हम दिखा देते हैं। इंडक्टेंस का जो फोटो होता है वो ऐसा होता है। इस तरीके का जो शेप होगा उसको बोलेंगे इंडक्टेंस। इस तरीके का जो शेप होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। इस तरीके का जो शेप होगा उसको बोलेंगे कैपेसिटर। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। अगर इस तरीके का शेप होता है तो इसको बोलते हैं सेल बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, या सेल बोलते हैं ईएमएफ। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये 4 प्रकार के शेप आपको हमेशा मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको डिनोट करते हैं एल से, इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं सी से, और इसको डिनोट करते हैं भी या ईएमएफ, ई से। स्पष्ट हो गया? दिस इज कॉल्ड इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। आप ईएमएफ ऑफ सेल बोल सकते हैं या टर्मिनल वोल्टेज बोल सकते हैं। स्पष्ट हो गया? चलिए,
ये 4 सेट में तो क्या क्या दिया हुआ जरा गौर कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? इंडक्टेंस को आपने क्या कहा? L। रेजिस्टेंस को आपने क्या कहा? R। एंड C बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब C जो है वो क्या है? कैपेसिटर है, समझे। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L बाई R एंड RC, L बाई R एंड RC, समझिए यहाँ बात को। L बटे R का पूछ रहा है या RC का पूछ रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो बच्चा को डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होगा वो कल आने के लिए, लेकिन आप लोग तो आए नहीं। क्या आप आई थी? नहीं, सो गए थे हैं? कैसे कल चलेगा काम? खैर कोई बात नहीं, आपको याद भी होगा या नहीं भी याद होगा तब भी हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमको चाहिए L बाई R, यानी पहले लिख दीजिए L और उसके बाद लिख दीजिए R, ये ना पूछ रहा है। L को तो आपको पता है, लेकिन रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? पता है। पिछले क्लास में जब आपको हमने पढ़ाया था तो उसमें V का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाए थे, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? और रेजिस्टेंस का भी निकाल के दिखाए थे। अगर भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि V इजकल टू W बटे Q, राइट है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये V का मान होता है। अब वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क डन का होता है M L स्क्वायर T माइनस 2, ठीक। और चार्ज का क्या होता है? I इंटू टी। स्पष्ट हो गया? इसी को सॉल्व करके बताए थे कि M L स्क्वायर और ये T जो है ना ऊपर जाएगा तो T के पावर -3, और करंट को हम लोग एम्पियर लिखते हैं या I भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में I लिखा है, नहीं लिखा है सर, कोई बात नहीं है, तो मैं इसको एम्पियर ही लिख दे रहा हूं। क्लियर? कोई डाउट है? ये हो गया V का मान। हमको चाहिए R का मान, तो V इक्वल टू क्या पढ़े हो बाबू? I इंटू R पढ़े हो ना? तो R निकालने के लिए क्या करना होगा? V बटे I। V का मान तो हम निकाल चुके हैं, देखिए M L स्क्वायर T माइनस 3 A डिवाइडेड बाई A के पावर -1 हो, A के पावर -1 ऊपर चल जाएगा तो A के पावर -1 और फिर नीचे में A, तो बाबू बोलो M L स्क्वायर T माइनस 3 A के पावर कितना? -2। ये तो आपका किसका हो गया भाई? किसका हुआ? रेजिस्टेंस का। तो L बाई R है ना? L बाई R ना पूछ रहा है, तो L के जगह पर तो आप रख देंगे, L के जगह पर तो L रह जाएगा भाई साहब, और R के जगह पर जो निकाले हैं M L स्क्वायर T माइनस 3 और A के पावर -2। क्लियर है? क्लियर है? लिख दीजिए। अब बताइए यह M ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? नीचे में देखिए L स्क्वायर है, ऊपर में एगो L है, तो एगो से तो कट जाएगा। M ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा? M-1 L के पावर T के पावर 3 ना सर, माइनस, और A के पावर माइनस ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो क्या मिला? M के पावर -1, L के पावर -1, T के पावर 3 और A के पावर 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, समझ गए? यह ऑप्शन ही है जो गलत है। आपका सही आंसर आपका जो होगा M के पावर -1, L के पावर -1, T के पावर 3 और A के पावर 2। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर जो सॉल्यूशन का जो दिया हुआ है वो भी बहुत गलत दिया हुआ है। आप देखिएगा मिल जाएगा। तो आप पहले इसका जो आंसर मैं E करके लिख दे रहा हूँ, इसलिए नीचे जगह छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसके सही ऑप्शन को तलाशना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा L बाई R के लिए क्या होगा भाई? M के पावर -1, L के पावर -1, T के पावर 3
और a के पावर 2। तो ये ऑप्शन हो गया पहला, क्लियर। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, जगह आप लोग छोड़े थे कि नहीं? नहीं छोड़े, चलिए छोड़ दिए तो अच्छा बात है, नहीं छोड़े तो अच्छा और अच्छा बात है। चलिए अब देखिए इसके आगे इसमें और क्या ऑप्शन हो सकता है। सो देखिए अब आपसे क्या पूछा है, R इंटू सी, आर सी का वैल्यू ध्यान दीजिए। तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस के तो फॉर्मूला जानते हो, देखिए यहां पर आर सी चाहिए, आर का मान तो अभी निकाल चुके हैं, और सी इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ कोई आदमी, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए सर? नहीं सी का वैल्यू बताइए, सी इजिकल टू सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सर Q बाई V, Q बाई Q बाई यही होता है, Q बाई V हो जाता है, क्लियर है। ये कैसे हुआ Q बाई V, समझ में आया? नहीं समझे? हमने पढ़ाया था कि कैपेसिटर के लिए कि जितना आप चार्ज को बढ़ाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। तो चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आता है, कांस्टेंट लगता है, और वह कांस्टेंट क्या है, C इंटू V। तो Q इक्वल टू क्या बन गया, C इंटू V। तो यहां से हमको क्या चाहिए, C का मान, तो क्या लिखेंगे Q बाई V। समझ में आया? तो Q बाई V, Q के लिए तो आपको फॉर्मूला पता है I इंटू टी, और V के लिए भी अभी फॉर्मूला निकाले हैं। V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाले हैं, V का डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, देखिए अभी निकाले हैं, इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं है, खाली मान रख लीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, I इंटू टी। तो चार्ज के लिए लिख दीजिए I इंटू टी डिवाइडेड बाई V के लिए अभी निकाले हैं, क्या बताए हैं, M L स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1। रेजिस्टेंस में आपका जो निकालिएगा वो -2 हो जाएगा, और वोल्ट में -1 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, यही ना है। चलिए अब यहाँ से कुछ कट रहा है, देखिए ये जो -1 है A के पावर ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर T जो ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, M के पावर -1 L के पावर -2, सॉरी R इंटू सी ना चाहिए हमको, R इंटू सी। चेक करें, कोई बात नहीं, पहले लिखिए। तो इसका किसका निकाले, C का निकालना है ना। तो M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर कितना 4, और A के पावर -1 है और ऊपर में A है, तो क्या आ जाएगा 2 हो गया, लिखा गया वैल्यू। ये किसका वैल्यू निकल गया, तो C का, और हमको क्या चाहिए, R इंटू सी। तो R इंटू सी इजिकल टू, R के मान कितना है बताइए, R का वैल्यू बोलिए, R का वैल्यू लिखवाए हैं कितना, M के पावर -1, आगे बोलिए L के पावर -1, T के पावर 3, T के पावर 3, A के पावर 2। गलत मत बोलिएगा, क्योंकि गलत बोलिएगा गड़बड़ हो जाएगा, और आप लोग गलत बोल दिए, गलत बोल दिए। ml स्क्वायर T पर -3 M के पावर M है, केवल M होगा, L के पावर 2 होगा, T के पावर -2 होगा, सॉरी 3 होगा, और A के पावर -2 होगा। समझे? देखिए तब बोलिए, नहीं तो अगर यहाँ गलती बोलिएगा तो आंसर तो गलती ही आएगा, सही आएगा कभी। चलिए अब इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। ध्यान दीजिए, M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A के पावर 2। अब गुना कीजिए, देखिए M के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो कट जाएगा, तो गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। L क्या हो जाएगा, 0। T के पावर -3, T के पावर 4, तो एगो T बच जाएगा, और इसका वैल्यू A का पावर भी 0 हो जाएगा। तो A के लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि MLT में लिखना है, तो M0 L0 और T, तो M0 L0 और T हो जाएगा, M0 L0 और T हो जाएगा। समझ में आया? M0 L0 T कहीं पे है, M0 L0 और T यहाँ पर ये है। अब यहाँ तो ये हो गया, अब इसका एक और ABCDE कर दिया ना, F ऑप्शन लिखिए, एक और भी एक ऑप्शन और लिख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। ये तो कंफर्म हो गया, R इंटू सी का तो निकल गया। L बाई आर का वैल्यू हम लोग एक बार और चेक करते हैं, और इंडक्टेंस का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया है, ध्यान दीजिए, इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखाया है, तो यहाँ यूनिट लिख देता, इंडक्टेंस का यूनिट, यहाँ पर केवल क्या यूज किया, इफ L बी द इंडक्टेंस, अगर लिख देता यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तब हम लोग यूनिट का उपयोग करते हैं, लेकिन वो तो लिखा नहीं है। लेकिन देखते हैं कहीं कि उस रूप में तो नहीं दे दिया है, चलिए चेक कर लेते हैं यूनिट ऑफ इंडक्टेंस को। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर लिखवाए हैं। इंडक्टेंस का जो यूनिट लिखवाए हैं, यूनिट ऑफ एल क्या हुआ, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ठीक, वोल्ट का यूनिट बोलिए क्या है, वोल्ट का यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा है वोल्ट का, देखिए ml स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस ए के पावर 1 ना -2 कैसे हो, -1 ठीक है, इनटू ये क्या है सेकेंड, मतलब कि टी, और डिवाइडेड बाय ये एम्पियर है, तो ये कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए के पावर -2, और यहाँ पे टी है ना -2 है, तो इसको कर देते हैं -2, -3 है, टी के पावर 1 है, तो -2 नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एल बाई आर, तो ये वैल्यू किसका निकला, एल का मान निकला ना, डिवाइडेड बाई आर कीजिए, आर के लिए एम एल के पावर स्क्वायर 2 टी के पावर -3 और ए के पावर -2, ये से ये खत्म, m से m खत्म, l से l खत्म, यानी m0 l0 और t के पावर 1, -2 है -3 तो ऊपर जाके 1 हो जाएगा ना, m0 l0 t1, m0 l0 t0 है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी भी दिया हुआ है वो भी आपका सही। बात समझ में आया? कब, जब यूनिट के केस में देखेंगे तब। समझे बात को कि नहीं समझे? देखिए इंडक्टेंस का यूनिट आपने क्या लिया, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर लिखवाए हैं अभी। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमने क्या लिया, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर को सॉल्व करके हमको क्या मिला, ऊपर वाला मिला, यही नहीं मिला है भाई, एल का मान, ये मान किसका है, आर का। अरे ऊपर का हुआ एल, नीचे का हुआ आर, फॉर्मूला पूछ रहे ना एल बाई आर, तो एल के जगह पर लिख दिए, आइए आर के जगह पर लिख दिए। देखिए एम एम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कट काट दिए, चाहे एम को ऊपर जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, एम के पावर 0, अरे होगा, और एल के पावर 2 है, एल के पावर 2 है तो ऊपर जाके 0 होगा। यहाँ टी के पावर -3 है, टी के पावर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो एगो टी बचेगा, तो एगो टी बच गया। एम्पियर को लिखने की आवश्यकता नहीं है, एम्पियर के पावर 0, क्योंकि एमएलटी में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो एमएलटी में ही लिख दीजिए, तो m0 l0 t1 हुआ। यानी कि आप इस केस में भी लिख सकते हैं और इस केस में भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अगर इस केस में दिया रहेगा तब भी सही हो जाएगा, और इस केस में दिया रहेगा तब भी। तो इस केस में तो आंसर दिया नहीं है, इन दिया है आपको, इस केस में आंसर दिया है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही होगा। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको लिख लीजिए, एल का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1, ठीक है, और आरसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा m0 l0 और t1। सबका निकाल दिया अलग अलग, क्लियर हो गया? आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये समझ में आ गया, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे वीडियो देख लीजिएगा एक बार, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आइए पहले समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स सेम और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझ लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक होता है कि अननोन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या होता है? अननोन कांस्टेंट टर्म। जैसे ही आप दो प्लेट के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी कांस्टेंट को डाल दीजिए, कोई भी कांस्टेंट, यहां इवन दैट कि बालू को भी डाल दीजिएगा, कोई भी कांस्टेंट चलेगा, तो उसका जो प्लेट का जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कुछ भी दो प्लेट के बीच में कोई भी कांस्टेंट टर्म को डाल दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा। अब पूछिएगा इंक्रीज क्यों करेगा? इंक्रीज क्यों करेगा उसके बारे में आप जवाब सुन लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में आपको पता है। देखिए, ये केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको सब लॉन्ग क्वेश्चन करके हम बना रहे हैं, सबको लॉन्ग हो जा रहा है, इसमें बहुत सारा आंसर निकलेगा। एक तो निकल गया कि इंक्रीज होगा, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म को डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या इंक्रीज करेगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा उसके बारे में देखिए। ये पैरेलल प्लेट है, अगर इस पर आप पॉजिटिव चार्ज डाल देते हो, प्लेट तो दो ही ना होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यह प्लेट पॉजिटिव का है, यह प्लेट क्या है? निगेटिव का है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? निकलता है। ये आपको पता है कि नहीं है? आपको पढ़ाए भी है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलेंगे। और मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाइनाइट और फाइनाइट, दो चीज बताया है। तो फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाइनाइट प्लेन शीट, फाइनाइट प्लेन शीट का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पूछिएगा सर ऐसा आप फाइनाइट क्यों बोले? अरे सर ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस जब आप फिक्स कर दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कि फाइनाइट नहीं रहेगा। तो फाइनाइट के बीच के सिग्मा बाई क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब बताइए, एक चीज आप बताइए कि अगर इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाए और यहाँ पर वैल्यू कितना दिया हुआ है? डी, तो आप याद करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू फॉर्मूला था E इंटू आर। कल तो बताया है V इक्वल टू E इंटू आर, पिछले वीडियो पिछले क्लास में बताए थे ना। अरे V इक्वल टू E इंटू आर, आर यहाँ पर कौन सा है? दोनों के बीच के डिस्टेंस D। तो V इक्वल टू क्या निकल V इक्वल टू निकल गया E इंटू D। तो यहाँ से E का मान निकालेंगे तो क्या लिखिएगा? बोलिए V बाई डी। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। समझ गए? अब हमको निकालना है कि इसके दोनों के बीच का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कितना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये भी ई दोनों आपस में क्या इक्वल हो गया। तो लिखेंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, सिग्मा इंटू डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू भी। यहाँ पर सिग्मा इंटू डी बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू भी निकल गया। हमको क्या निकालना है? सी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है। हाँ देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट लिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? बताइए सर।
V इक्वल टू क्यू बाई सी C। नहीं होता है। यस तो यहाँ पर C का मान निकालना है, इसलिए वही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बाई सी। सी। कोई दिक्कत है? यह आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज लगेगा, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बताइए। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला सिग्मा बाई ए। सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, यही ना फॉर्मूला होता है। सरफेस सब भूल गए हैं आप लोग, कैसे पढ़िएगा जी। सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, तो सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, जहाँ सिग्मा है वहां पर क्या लगाइएगा? क्यू बाई। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर क्यू इंटू डी बटा ए हो जाएगा नीचे, और एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्यू बाई सी। क्यू से क्यू साफ हो गया। हमको क्या चाहिए? सी। सी तो उल्टेगा, तो क्या लिखेंगे? ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल टू कितना? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये डी पर डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब बताइए, अब इसमें कोई रखिएगा कांस्टेंट टर्म, बालू उलू डाल दीजिएगा, तो डी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अरे सर जी, आपके पास अभी इतना जगह है, ये में बालू उलू ठूस दीजिएगा तो जगहवा घटेगा कि बढ़ जाएगा? घटेगा। तो जगहवा घटेगा तो कैपेसिटर बढ़ेगा कि घटेगा? अरे डी का मान घटाओगे तो कैपेसिटर बढ़ जाएगा सर? नहीं समझ में आया? अरे डी का वैल्यू बढ़ेगा, डी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर घटेगा, और डी घटेगा तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। आप क्या डाल रहे हो उसमें? कांस्टेंट डाल रहे हो। कांस्टेंट डाल रहे हो तो डी का मान तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अरे इनमें से कुछ कुछ भर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इनमें से कुछ कुछ भर जाएगा, तो डी का मान तो घट गया। डी का मान घट गया तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बढ़ गया। आया बात समझ में? तो कोई भी कांस्टेंट डालने के बाद बढ़ता क्यों है, वह यहाँ फार्मूला से पता चल गया। चला कि नहीं चला? तो डी का मान, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि डिस्टेंस घटाओगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? डी को बढ़ाओगे तो क्या होगा? समझ में आया? अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज करेगा, और डी को घटाओगे तो कोई डाउट? चलिए, तो ये क्वेश्चन का तो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से हो गया कि नहीं हो गया? क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है? तो यहाँ पर क्या होगा? इन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? चलिए, अब तो नहीं भूलिएगा। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब हम लोग कुछ और एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो देखिए। खाली बैठ के तमाशा करने से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना वीडियो है उसको आप लोग 2 से 3 दिन के अंदर पूरा देख लीजिए, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। समझे? चलिए, अब यहाँ पर क्या चीज आ गया देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ सेल को किसे डिनोट करते हैं? बी से कि ई से? बी से कि ई से? ई से। तो आपको देखिए इसलिए तुम्हें बना देंगे हम। तो ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1.5। देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ कितना दिया हुआ है? यानी ई इक्वल टू 1.5 वोल्ट है विदाउट। चलिए आइए, is connected with a मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.05 ओम। जब ए मीटर से किसी को कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.05। ठीक है, वो इंटरनल पूछ ही रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब पूछ रहा है तो निश्चित तौर पर ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए, ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट,
is connected with an emitter of resistance 0.05 ohm if the current in the circuit is 2.0 एम्पियर। मतलब करंट का मान कितना दिया हुआ है 2.0 एम्पियर दिया हुआ है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। तो स्मॉल r इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा, I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस, पढ़े हैं ना। I इक्वल टू दिस, I का मान पता है, E का मान पता है, कैपिटल R का मान पता है, तो स्मॉल r नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसको बैठाइए और झट से निकाल के दिखाइए तो आप लोग। निकल गया, नहीं निकला, बहुत निकालने में समय लगता है आप लोग को भाई, हम भी निकालते हैं तब तक। I का मान कितना दिया हुआ है 2.0, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है 0.05 प्लस स्मॉल r। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। तो 2 इंटू 0.05 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिया, समझ में आ गया। अब आप देखो यहाँ से क्या है ना कि इसको पॉइंट को बैठाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 पे भी गुना हो जाएगा, हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये गुना करेंगे तो 10 दूना 20 इंटू 0.05 प्लस ये 20 r इजिकल टू 15 होगा। 10 दूना 20 r होगा ना। अब भाई देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो ये हट गया तो 5 दूनी 10 हो गया है, ठीक। अब ऊपर में भी 5, नीचे में भी 5, तो 5 से 5 तो कट गया, तो कितना हो गया 20 r इजिकल टू 15, ये प्लस 1 तो ले जाके -1, 20 r इजिकल टू 14। तो r इजिकल टू कितना 14/20, यानी ऊपर में 7 नीचे में 10, यानी 0.7 ओम। और इसका आंसर ये डी हो जाएगा। समझ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। कहता है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ESU। ESU समझते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के रूप में जो क्वांटम में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका आंसर, ठीक है। 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ये फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से क्वांटम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू होता है 4.78 लिखता है, कहीं कहीं पे 8 भी लिख देता है, गौर नहीं कीजिएगा। 4.80 भी कहीं कहीं लिख देता है, इंटू 10⁻⁻8। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 7, 8 और 8 में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को देखते हुए जा रहे हैं कि कैसे इससे आगे बढ़ता जा रहा है। आगे हम अभी आपको बताएंगे उसको।